हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 49 और 50। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में मुझियान ने री को पैक किया हुआ था। री कह रहा था अभी पैसों का इंतजाम करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुझियान कहता है काली असल में तो मेरी देखभाल करना ये काफ़ी ज़्यादा आसान है ना। री अपने आप को मुझियान से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। री कहता है योर हाइनेस। तभी मुझियान कहता है अच्छी बात है कि मुझे अकेले को ही चोट लगी है। अगर काली आपको चोट लग जाती तो मेरा तो दिल ही टूट जाता। ये सुनकर री मुझियान को देखता है और मुझियान को कहता है योर हाइनेस, आपने ऐसी फ्लर्टी बातें करनी कहाँ से सीखी हैं। मुझियान कहता है काली मैं जब से आपसे मिला हूँ तब से मैं ऐसा ही बन गया हूँ। काली मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा सीरियस हूँ। ये सुनकर री अपने मन में कहता है हाँ अब कोई हैरानी की बात नहीं है। आखिर क्यों वो था रेडी ये मुझियान के प्यार में गिर गई थी। मुझियान कहता है काली असल में मुझे लगता है कि आप पेरिस को छोड़ना चाहते हैं। मुझे पता है आपको ये पेरिस कभी भी पसंद नहीं था, इसलिए आप हमेशा यही चाहते हैं कि आप पेरिस छोड़कर कहीं और चल जाएं। ये सुनकर री चौंक जाता है। री मुझियान क्यों देखता है। मुझियान कह रहा था कल मुझे लगा कि आप मुझे अकेले छोड़कर चले जाएंगे। री मुझे शौक हो गया था। मुझियान की ये बातें सुनकर री अपने मन में कहता है रुको, क्या इसे मेरे सारे सीक्रेट प्लान के बारे में पता है। मुझियान कहता है काली आप मुझे छोड़कर नहीं गए, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। री मुझियान क्यों मुड़ता है और मुझियान को गले लगा देता है और कहता है योर हाइनेस, आप आराम कीजिए, अच्छे से आराम कीजिए। मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा। ये सुनकर मुझियान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो री के साथ शरारतें करनी शुरू कर देता है। वैसे नहीं पर बच्चों वाली शरारतें करनी शुरू कर देता है। री कहता है वैसे योर हाइनेस हम पेरिस वापस कब जाएंगे। मुझियान कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, हम 2 दिनों के बाद जाएंगे। री कहता है पर ऐसा क्यों। मुझियान कहता है हम अगर 2 दिनों के बाद जाएंगे तब जिन्होंने हमारे पीछे वो केस भेजे थे उनको लगेगा कि वो अपने प्लान में कामयाब हो चुके हैं और जो मेरे फादर हैं वो मेरी टेंशन लेंगे कि मैं सेफ हूँ कि नहीं। सबको ये लगेगा कि मैं मर चुका हूँ और 2 दिनों के बाद मैं एकदम से ही उनके सामने आ जाऊँगा। क्या आपको नहीं लगता इस वजह से सबको लगेगा कि मैं मौत के मुंह से बचकर आया हूँ। काली मैं हूँ ना सबसे ज़्यादा सुपर स्मार्ट। री कहता है हाँ आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, आप इस दुनिया के सबसे ज़्यादा स्मार्ट इंसान हैं योर हाइनेस। मुझियान री के करीब चला जाता है और कहता है तो काली तो मेरी किस दीजिए। ये सुनकर री टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है। री मुझियान के सिर पर हाथ रखता है और कहता है
आपको कहीं फीवर तो नहीं है ना? मू जियान री की ओर अपनी चमकीली आंखों से देख रहा था ताकि मू जियान को री किस कर दे। री खड़ा होता है और कहता है, योर हाइनेस, आप अब बच्चे नहीं हैं। क्या आपको इस तरीके से किस मांगने में शर्म नहीं आती है? मू जियान कहता है, तो क्या काली मुझे किस नहीं करेंगे? री कहता है, हाँ, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मू जियान ये सुनकर आगे बढ़कर री को खुद ही किस कर देता है और री का चेहरा पकड़ कर कहता है, तो मैं आपको किस कर लूँगा। ये सब की वजह से री थोड़ा सा शौक भी था और बेहोश भी कर रहा था। मू जियान की ये हरकत देखकर री अपने मन में कहता है, वो जाओ से माफ़ कर देता हूँ, ये अभी भी एक बच्चा है। हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। री मू जियान के जख्मों के ऊपर दवाई लगा रहा था। तभी मू जियान के दिमाग में कुछ आता है और मू जियान री का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, काली, मेरी हेल्प कीजिए इन जख्मों को खोलने के लिए। और मू जियान री के हाथ में एक चाकू फुरा देता है। री कहता है, योर हाइनेस, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मू जियान री के हाथों को कसकर उस खंजर से चाकू से पकड़ लेता है और कहता है, गाली, अगर मुझे कोई भी चोट ना लगी हुई और मैं ऐसे ही वापस चल गया तो मेरे फादर उन लोगों को सज़ा नहीं देंगे जिन्होंने मुझे मारने के लिए वो कीरस भेजे थे। री अपने मन में कहता है, ये बड़े ही एक ट्रिक है। मुझे पता है ये एक ट्रिक है ताकि ये एम्पायर का दिल जीत सके, उसकी सिंपैथी, उसकी दया जीत सके। पर फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। मू जियान आगे बढ़ता है और कहता है, काली, आप ये कर सकते हैं। और री का हाथ पकड़ कर खुद ही अपने आप के चाकू मार लेता है। यह देखकर री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। री कहता है, नहीं, योर हाइनेस। मू जियान कहता है, ये बस एक छोटा सा कट है, ये बस एक बार ही दुखेगा, बाद में ये नहीं दुखेगा। काली, री की आंखों में आंसू थे और वो खंजर बाहर निकाल लेता है। मू जियान की छाती में से वो खंजर बाहर निकाल लेता है। मू जियान को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। री मू जियान को कंसोल करता है और कहता है, बस योर हाइनेस, ये हो गया। मू जियान कहता है, ये दर्द कर रहा है। काली, क्या आप मुझे किस कर सकते हैं? री उसकी ओर देखता है, मू जियान की ओर देखता है और कहता है, ये बस एक बच्चा ही तो है, छोटा सा बच्चा। वैसे भी 2 लड़कों के बीच में एक किस क्या ही बड़ी बात है। और री मू जियान के फोरहेड पर किस कर देता है। पर ये किस किसे ही चाहिए थे? मू जियान को ये किस तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। मू जियान को ये किस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो खुद आगे बढ़कर वो किस ले लेता है जो किस उसे चाहिए थी। मू जियान री से दूर हटता है और वो स्माइल कर रहा था। हाँ, यहीं पर हमारा चैप्टर 49 एंड होता है और 50 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 50 की स्टार्टिंग में एक घोड़ा गाड़ी पैरिस में आती है। एक गार्ड उस घोड़ा गाड़ी को चेक करता है और कहता है, ये नाइट प्रिंस है, जल्दी आओ। दो गार्ड ने मू जियान को अपनी गोद में उठा लिया था। एक गार्ड कह रहा था,
जल्दी जल्दी ये एम्पायर को इसके बारे में बताओ और जल्दी से एम्पायर डॉक्टर को भी बुलाओ। नेक्स्ट सीन में मोजियांग बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। मोजियांग के कमरे में कुछ 5-7 डॉक्टर, गार्डी और एम्पायर के साथ एक लेडी थी। एम्पायर कह रहा था, अगर नाइन्थ प्रिंस को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। वो सारे डॉक्टर कहते हैं, यस, हम आपकी बात जरूर मानेंगे एम्पायर। एम्पायर मोजियांग की ओर देखता है। उसकी ये हाथ देखकर एम्पायर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, गाली खड़े हो मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या था। ली खड़ा होता है। वो कहता है, हिज हाइनेस और मैं बाहर वॉक कर रहे थे और आराम से बातें कर रहे थे ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें, पर एकदम से हमारे ऊपर किरस ने हमला कर दिया। इसे हमें भागना पड़ा। हमें डर था कि वो किरस वापस आएंगे, इसलिए हिज हाइनेस के जो जख्म थे उनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो सका। ये सब सुनकर एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, क्या किरस, जाओ इसके बारे में सारी छानबीन करो। इसके पीछे कोई भी है वो बचना नहीं चाहिए। एम्पायर और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। दोनों जाने लगते हैं। एम्पायर कहता है, गाली, मुझे कुछ काम की वजह से यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। ली झुकता है और कहता है, जी, हिज मैजेस्टी। ली मोजियांग का अच्छे से ध्यान रखने लग जाता है। मोजियांग ली के कपड़े देखता है और कहता है, इसके सारे कपड़े बहुत ज़्यादा पसीने से भीग चुके हैं, मुझे इसके कपड़े चेंज करने होंगे। ली मोजियांग की अलमारी खोलता है। जैसे ही ली एक कंबल निकालता है, तभी वो कंबल के ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ था और वो बॉक्स नीचे गिर जाता है। ली उस बॉक्स को उठाने लगता है और कहता है, तो जिस बच्चे को मैंने बड़ा किया है अब उसके भी सीक्रेट्स हैं। तभी ली काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर वो लेटर थे जो ली ने जिसने ली को फोर्स किया था उसके लिए लिखे थे। वो लेटर देखकर ली काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है, ये लेटर तो मैंने उस पर्सन के लिए लिखे थे। ली मोजियांग की ओर देखता है और वो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ली कहता है अपने मन में, क्या वो मोजियांग नहीं था जिसने मुझे फोर्स किया। और ली मोजियांग की ओर देखता है और फिर उन ड्राइंग्स की ओर देखता है जिन्हें मोजियांग ने ड्रॉ किया था। वो उस ड्राइंग में ली की काफ़ी अजीब तरीके के साथ ड्राइंग बनाई गई थी। ली की एक पेंटिंग पर उसने एक कुत्ते पट्टा होता नहीं, डोगा पट्टा, उसने वो बनाया हुआ था ली को उसकी ड्राइंग में। उस ड्राइंग पर लिखा हुआ था कि मैं गाली को चाहता हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा ही रहे। वो ड्राइंग देखकर उसके ऊपर लिखा हुआ पढ़कर ली काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो फटाफट उस बॉक्स को बंद कर देता है। ली उस बॉक्स को रखने जाता है, तभी उसे कपड़े नज़र आते हैं। वो कपड़े ली निकालता है। उन कपड़ों को देखकर ली को गुस्सा भी आता है और उसे डर भी लगता है, इसलिए ली रोने लग जाता है। ली अपने मन में कहता है उन कपड़ों को देखते हुए, ये सारे मेरे नीचे पहनने वाले अंडर गारमेंट्स हैं मेरे।
आखिर ये चाय क्या ला है? री अपने घुटनों के पैर टिक जाता है। हाय, अपने मन में क्या लगता है जिस 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 पर मैं सबसे ज़्यादा यकीन करता था। मुझे यकीन था वो मेरे साथ हमेशा ही रहेगा। और अब उसने ही मेरे साथ वो सब किया। री का यकीन यहीं पर मोजियांग के ऊपर से टूट जाता है। री को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। री बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। अपने मन में कह रहा था, री मैंने मोजियांग पर यकीन किया। मैंने पर बहुत ज़्यादा यकीन किया और उसने मेरे साथ धोखा किया। मुझे अभी के अभी ये पैस छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में री वहाँ से भाग रहा था एक घोड़ा गाड़ी में। री एक बार पैस की ओर देखता है। अपने मन में कहता है, मुझे पैसे या फिर पावर की जरूरत नहीं है, ना ही कोई ब्यूटीज या फिर लड़कियों की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। मैं बस इस जगह से निकलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर दोबारा फिर कभी भी वापस नहीं आना चाहता। नेक्स्ट सीन में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ 3 मिनट के बाद का हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा था कि कहानीकार हमें अपनी कहानियों के जरिए हमें सही और गलत के बीच का अंतर बताते हैं। ये रोड हमें 3 जगहों से मिलती है। ये अच्छाई और बुराई का प्रतीक है। हमें बड़े ही इंसाफ मिलने में देरी हो जाए पर हमें इंसाफ जरूर मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम री को देखते हैं। री के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। उसके पास छोटे बच्चे और लड़कियां दोनों ही थे। एक लड़की टाइम मारती है और कहती है, वाओ, तुम कितने कमाई के हो। हर एक लड़की री को पत्थर देती है और कहती है, यंग मास्टर प्लीज़ इस पर भी कीजिए ना। री को सांगिन भी देख रहा था। उसके पास खड़ा हुआ पर्सन कहता है, ये यंग मास्टर अपने गुस्से पर अच्छे से काबू कर पाता है। देखिए इसके पास कितनी ज़्यादा भीड़ है बच्चियों की, फिर भी ये थोड़ा सा भी ये गुस्सा नहीं हो रहा है। सांगिन री को देखकर स्माइल करता है और वो बस कहता है। सांगिन री के पास जाता है और कहता है, ब्रदर, लॉन्ग टाइम नो सी। आप कैपिटल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, पर आप एकदम से यहाँ पर क्यों आ गए? री कहता है, कैपिटल में इतना ज़्यादा अच्छा आके है ही क्या? ये जगह कैपिटल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो ये ट्राई करो। और री सांगिन की ओर कुछ खाने के लिए बढ़ाता है। सांगिन वो डिश खाता है और कहता है, हाँ, आप गर्द नहीं हैं। कैपिटल में कुछ ऐसा भी खास नहीं है, पर आपके जाने के बाद वहाँ पर सब कुछ उलट-पुलट हो गया है। 8वें प्रिंस पर यह आरोप लगा है कि उसने 9th प्रिंस को मारने की कोशिश की है। जांच के बाद उस 8वें प्रिंस को जेल में डाल दिया गया, पर वो 1 नंबर का बेवकूफ़ है। 8वें प्रिंस को अपनी गलती पर थोड़ा सा भी पछतावा ना हुआ और उसने जेल में एम्पायर की बुराई की। एम्पायर ने इसकी बातें सुन ली और उसे फांसी देने का फैसला किया। ली सांगिन की बातें सुनकर कहता है, ओह अच्छा, वो बेवकूफ़। सांगिन अपनी बातें जारी रख ही रहा था। सांगिन कह रहा था, मुझे लगा कि चीज़ें यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं था। 8th प्रिंस की डेथ के बाद एम्पायर ने जांच जारी रखी। जांच पूरी होने के बाद पता चला कि 9th प्रिंस को मारने की कोशिश 6th प्रिंस ने की थी, पर दुर्भाग्य से 6th प्रिंस ने एक गलत कदम से अपना सब कुछ गुमा लिया और उसे भी फांसी दी गई।
री अभी बातें सांगिन की बातें सुनकर अपने मन में कहता है, इस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इतने छोटे टाइम में इतना सब कुछ हो गया। तभी सांगिन री के पास जाता है, उसके मुंह के पास, और कहता है, अरे मैं भी कौन सी बातें लेकर बैठ गया। क्या आपको पता है इस शहर के बाद जहाँ पर आप रुके हैं उसके बाहर आपके पोस्टर लगे हुए हैं। ये बात सुनकर री काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो सांगिन की ओर देखने लग जाता है। सांगिन कहता है, न्याय का मिस्टर न्याय मंत्री आपको पकड़ने के लिए आ रहा है। ये सुनकर री और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है। शुक्र है री की आंखें अब इस चैप्टर में खुल चुकी हैं और उसका यकीन मो जियांग के ऊपर से पूरी तरीके से टूट चुका है। आगे क्या होगा पता नहीं। जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर।